तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो वैसा टॉपिक हमने चुना है जो कल हम नहीं पढ़ाए थे, ठीक है, इसलिए नया है तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपके सामने अपने शब्दों को रखूं, दो तीन समस्याएं आपके सामने अभी आने वाली है, तो हो सकता है कि हमारा आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इसीलिए उन समस्याओं से आपको एक बार अवगत कराना जरूरी है, ताकि आप सारे बच्चों जब भी वो समस्या है तो पता चल जाएगा कि हाँ ये बातें पहले से हमें पता थी। जैसे सबसे पहली बात, ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक प्रॉब्लम आया कि बच्चे जब लेट से छुट्टी हो रहा है, कहीं पहुंच रहे हैं तो वो गाली गलौज फलाना चिना ये सब चीजें आ रही है अभी आपके सामने। तो हमको तो कुछ बोलेगा नहीं, ना हम उनको बोलने वाले, पीछे पीछे का कौन? आप लोग। आप लोग है जरिया। तो आप एक सिंपल बात समझिए कि अगर कहीं भी अगर आप जाते हो तो अभी टीचर का दिमाग खराब हो सकता है, ठीक है ना, मतलब गर्म रहता है हम लोग का, ठीक है ना। मतलब हम कूल है इसका मतलब नहीं कि बाकी लोग भी cool है। अब अब अगर तुम अब अगर तुम कैसा ऐसा मर्यादा से रहित बात बोलोगे तो गुस्सा तो होबे करेंगे, ठीक है ना। बाकी पढ़ाई को लेकर ये नहीं कि सुन लिए पीट दिए कोई पूछ दिया उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप, सिंपल सी बात है, अभी कहीं भी जाइएगा तो थोड़ा सा टीचर अभी भड़का हुआ मिलेगा, छठ के बाद और भड़क सकते हैं, ठीक है ना। उनके बाद अगर तुमने गलती से पूछ लिया, सर ऑब्जेक्टिव कब कराइएगा, सर सिलेबस कब खत्म हो, बस स्टार्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होगी। तो मैं आपको बोल दूं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका एक सिंपल से मैटर है। अगर आपका एग्जाम कितने बजे से है, 10 बजे से, 10 मिनट आपको लगता है जाने में, तो एक सिंसियर स्टूडेंट 9:30 में निकल जाता है अपनी पूरी तैयारी वारी करके और अपनी पूरी तैयारी के साथ। अब कुछ आदमी ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी में कमी कर लेंगे और निकलेंगे 5:09:55 में। अब उसका एग्जाम सेंटर ऑलरेडी पहले से वो लेट पहुंच रहा है। अब बीच में गलती से भी कोई रिक्शा वाला रिक्शा रोक दिया तो उसे गाली देके बोलेगा हट साला यहाँ से, वो दिक्कत हो रहा है, जाना है हमको जल्दी से। तो एग्जैक्टली में वो नहीं बोल रहा है, उनका जो लेट हो चुका है वो चीजें बोल रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा, अगर अभी कोई टीचर भड़क रहा है तो ये आप पे नहीं भड़क रहा है और किसी वजह से नहीं भड़क रहा है। वो बस बैठा हुआ है, तुमको खाली पिन करना है, उसके बाद देखना तू, ठीक है। और अगर तुमने ये काम छठ के बाद किया तो सीधे भोंक भी देते हो सीधे, है ना? इसीलिए कोशिश करना कि थोड़ा सा अभी कम छेड़छाड़ करे, आराम से रहे। और अगर कोई टीचर बोले कि सर लेट हो गया तो बोलिए, स्वीकार कर लीजिए कि हाँ लेट हो गया। तुम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, बात खत्म। लेट से आए तो लेट से आए हो। संडे किस लिए बना था? टेस्ट लेने के लिए, कपड़ा खींचने के लिए, छुट्टी के लिए। पर हम लोगों ने इसे क्या बना दिया? हम लोगों ने उस दिन और क्लास रख दिया। और ज्यादा क्लास, मतलब लगता है नॉर्मल दिन से ज्यादा संडे को ही परेशान है हम लोग, ठीक है। और बच्चा लोग उड़ा हुआ है दिमाग, ठीक। तो ऐसा इसलिए ध्यान रखिएगा, पढ़ाई में पढ़ाई का रूल है 40% टीचर की पढ़ाई जो हम लोग पढ़ाते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है कि अगर ये आपका सही नहीं होगा तो डंटा ले कितनों सुन लीजिए, आप पीट लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिना डंटा के भी आप पे कॉन्फिडेंस आ सकता है अगर यहाँ पे लेक्चर सही से डिलीवर हुआ है तब, ठीक। उसके बाद 40% है आपका, आपकी खुद की मेहनत, सेल्फ स्टडी। लेकिन अधिकतर बच्चा सेल्फ स्टडी के नाम पे क्या करने लगा है, दो गलत बातें पकड़ लिया है। पहला, सर जी की पढ़ावल कॉपी घर पे जाके देख लेंगे, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी, नॉनसेंस। उसको रटना बोलते हैं, उसको सेल्फ स्टडी नहीं बोलते। उधर तुम अप्रैल में रटा होगा, फिर रटना पड़ेगा तुमको नवंबर में, उसको सेल्फ स्टडी नहीं बोलते हैं। 4 घंटा के सेल्फ स्टडी में 3 घंटा 50 मिनट मैथ के सवाल बनाने को सेल्फ स्टडी नहीं बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि जब आपको कोई चीज़ पढ़ाया गया है, उस टॉपिक को आप देखते हो, टीचर का नोट्स 5 से 10 मिनट लगता है एक बार वापस रिपीट करने में। उसके बाद आप एनसीईआरटी उठाते हो, कोई रेफरेंस बुक उठाते हो या कुछ और उठा करके, और आप बैठकर उसी चीज़ को अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं कि आप बैठ करके सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद से भी पढ़ रहे हो। ये दो अलग अलग चीजें हैं। और तब आता है 20% रिवीजन। रिवीजन मतलब जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बैक स्टेज में या कुछ भी, तो उसको रिवाइज करें। तो रिवीजन के लिए 2 दिन सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ठीक है ना। एक है शनिवार और एक है रविवार। लेकिन आपके जीवन से ये दोनों दिन गायब हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको भूल जाइए, ठीक। पढ़ाई के नाम पे क्या चल रहा है वो आपको ही पता है, तो इसको ही भूल जाइए। अब आपके पास सिर्फ 40% चीज है और आप इसमें बहुत परेशान हैं। कभी कभी तो हमको लगता है कि कोई आईआईटी का टीचर देखता होगा या कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कराने वाला, तो वो सोचता होगा जितना परेशान हम नहीं है उससे ज्यादा सीतामढ़ी का लड़के परेशान है, इसको बोर्ड निकालना है, वो हद से ज्यादा परेशान है। ये करो वो करो। एक याद रखिए, केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कॉन्सेंट्रेशन लेवल। अगर एक लेवल से ज्यादा चीनी डालिएगा ना तो वो चीनी घुलता नहीं है,
जस के तस रह जाता है। वही आप लोगों के साथ होता है। एक लेवल से ज़्यादा एक्टिंग करने पर क्या होता है ना, बच्चे पढ़ते नहीं है, वो और ज़्यादा खिचड़ी बन जाता है। पढ़ाई का एक सिंपल तरीका होना चाहिए कि आपने टीचर ने पढ़ा दिया, अब बच्चों को आप प्रमोट कीजिए क्या करने के लिए, सेल्फ स्टडी। एंड दैट्स आफ्टर सुनना ही है अगर, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि चलो संडे को टेस्ट होगा या 15 दिन पर एक टेस्ट लूंगा, आप लोग रिवीजन करके आइए। तो स्पेस दीजिएगा तब ना रिवीजन होगा, स्पेस ही नहीं दे रहे लोग, और उसमें खाली पढ़ाया जा रहा है, कोचे जा रहे हैं, कोचे जा रहे हैं, कोचे जा रहे हैं, ये खुद की गलती यहाँ कवर कर रहे हैं, तो कैसे होगा? तो इससे आपका जो रिजल्ट जो आ सकता था वो आ नहीं पाता है। ठीक है, ये मेन सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कहिएगा अभी का जिस तरह का इन्वायरमेंट है, अगर एक बच्चा हल्का सा नहीं इस मेथड को फॉलो करे, ठीक है ना, तो वो आराम से 96-95 हर सब्जेक्ट में ला सकता है। लेकिन आप देखिएगा अनबैलेंस कंडीशन देखिएगा, मैथ में 100, टॉपर लिस्ट में नहीं, टॉपर लिस्ट में नहीं, मैथ में कितना 96-98, लेकिन बाकी तो एक सब्जेक्ट तो मजबूत कर लेता है, बाकी में चला जाता है। उससे बेटर है बुआ कि तुम 90-90-90 पांचों में लाओ, ज़्यादा बेस्ट है। विथ रिस्पेक्ट टू इसके कि तुम एगो में 100, एगो में 60 लिया, एगो में 70 लिया, ऐसा कितने आपको रिजल्ट दिखाई देंगे? तो आपको थोड़ा सा ये गैप बनाना होगा, इस चीज को अभी से भी फॉलो कीजिए, ठीक है ना, तभी जाकर चीजें आपका कंप्लीट होगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करते हैं, आप लोग को हम ही और लोग ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो हम लोगों ने सबसे पहले आपको किताब से दूर कर दिया कि तुमको सिर्फ मेरा नोट्स पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ब्रह्मांड का सारा चीज हमारे नोट्स के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो पढ़ाई है, इसके साथ समस्या क्या हुआ है, 20% सिलेबस शुरुआत के 80% समय में खत्म होता है, और 80% सिलेबस लास्ट के 20% में खत्म होता है। तो ऐसे हालात में आपकी पढ़ाई का कैसे बैंड बजता हो, तो खराब अच्छे जान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आपके पास रह गया रिवीजन, तो ये जो 80% समय खत्म हो रहा है आपका, ये समय भी खा गया, तो आपके पास सिर्फ ये बच गया। ठीक, जबकि एक जितने भी मैंने स्टूडेंट्स को देखे हैं जो मेरे यहाँ से निकले हैं बहुत सारे, वो लोग हमेशा लास्ट में यही किए हैं कि हम पहले भी इसको बोल दिए थे कि सिंपली सिर्फ तुम टीचर का मेन कोर्स करो, मेन बैच, रिवीजन के लिए अगर कोई टीचर आपकी मदद कर रहे हैं तो वो बिल्कुल करो, और लेकिन उसके बाद उस टाइम आ जाओ, ये आ जाओ, ऐसे आ जाओ, उतना ज़्यादा हेर फेर करने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। 100 साधे एक साधे, एक साधे 100। ठीक है, इसीलिए सिंपल रहो, सिस्टमेटिक रहो, एवरेज बनने की कोशिश मत करो। अभी भी इस नियम को याद कर लो, 40% टाइम हमको अपनी क्लासरूम के स्टडी में देना है। ठीक है, 40% टाइम हमको कहाँ देना है, जितना हम, एक बात बताओ, 6 बजे एक बच्चा चलता है, लगभग 10:30-11 बजे घर पहुँचते हो तुम लोग, क्या अगर 5 घंटे 4 घंटे का गैप हुआ, सेम आपको स्टडी करना है घर पे, जितना टाइम आप कोचिंग में लगा रहे हो सेम टाइम आप शाम को पढ़ाई में लगाओ, और उसमें से सबसे बड़ा दुश्मन मैथ को हटा लेना, क्योंकि वो ऐसा है जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, मतलब आपका बाकी चीज खा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिएगा, उसको एक लिमिटेड टाइम दीजिए, अगर उसको टाइम देना तो उसका टाइम अलग गिनिए, क्योंकि मैथ गाना सुनते भी लोग बना लेता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी जो भी आपका चैप्टर उसको निपटा लीजिए, एंड दैट्स आफ्टर उस पर जाइए, और ऐसा धीरे धीरे डेली कीजिए, और संडे को बना लीजिए कि हमारे सर ने अगर फिजिक्स में अगर पढ़ा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो उसको पढ़ लेंगे, और अगर हम तो आपको डेली करवा ही रहे क्रैश कोर्स वाले माध्यम से, तो अपना आधा घंटा निकाल लीजिएगा, तो संडे को मेरे से मुक्त रहिएगा, तो बाकी जो सब्जेक्ट रह गया उसमें दिमाग लगाइए कि चलो हम सॉलिड स्टेट निपटा लेंगे इस संडे को, इस संडे को ये निपटा लेंगे, तो ऐसे कर करके आप चीज़ों से बच सकते हैं। नहीं तो लास्ट में सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं, खाली कॉपी भराता है लास्ट में, और वो कॉपी किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि बच्चा एक ही बात कहता है, सर ये कॉपी तो याद होगा नहीं, कोई गेस उस देना दीजिए, तो कॉपी क्यों भर रहा है तू उतने दिनों से? तो वो गेस उस आ गया, क्वेश्चन आ गया, नोट्स आ गया, कहीं से आ गया, और उसमें से उसको पढ़ रहा है, और नोट्स उसका कोई इस्तेमाल नहीं। तो आपको खुद से उसको मैनेज करना सीखिए, तभी आप एक बेस्ट रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। 40-40-20, अगर ये नियम नहीं अपनाना तो आप बहुत में बहुत मरिएगा। संडे को अगर मान के चलिए टेस्ट है, तो 1 से 2 टेस्ट बहुत हो गया, और प्रॉब्लम ये है ना कि सभी टीचर्स का यहाँ पे आपस में तालमेल नहीं है, इसीलिए इंडिविजुअल ट्यूशन पटना में क्यों खत्म हो गया, सारे इंस्टीट्यूशन खुल गए, यही नौटंकीबाजी की वजह से। क्या नौटंकी, ये सीतामढ़ी में इसी लय पर है, ये 3 से 4 साल में देखना ये सब साफ हो जाएगा, ठीक है ना, जिस हिसाब से चल रहा है। कारण क्या है, मैथ वाला अपनी दुनिया में बोलता है हम संडे को टेस्ट ले लेंगे 3 घंटा का, केमिस्ट्री वाला बोल रहा है हम ले लेंगे, फिजिक्स वाला बोल रहा है हम ले लेंगे, अब अगर ये इंग्लिश वाला अलग बोल रहा है, बायोलॉजी वाला अलग बोल रहा है, तो ये बच्चा जो पिस रहा है एक के दिन, वो कहता है हमरा में नहीं है तो ई उड़ा देबो, तू ना आले तो ई कर देबो, तो उस बच्चा की क्या गलती है? कम से कम एक बार आप ये भी तो देखो ना, ईगो पे ले लेता है कि हमरा में कैसे नहीं आया, तो ये कोई बात हुआ? वो तो कहीं ना कहीं तो जबे करेगा।
और अगर आप में आया है तो पक्की बात है जिसमें नहीं गया है इसका मतलब वो सब्जेक्ट उसका मजबूत होगा तभी उसमें नहीं गया वो, और आपसे डरा हुआ है इसीलिए आप में जा रहा है। ये आपको शर्म की बात है, आपके लिए गर्व की बात नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए, एगो टीम बनाना चाहिए कि चलो भाई फिजिक्स वाला सब इस संडे को टेस्ट लेगा, संडे के पहले हफ्ते में, केमिस्ट्री वाला सब दूसरे हफ्ते में, बायो वाला सब तीसरे हफ्ते में, और जो एक और रहेगा तो उसमें फिट लेगा क्या इस हफ्ते में ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इस दुनिया में दो इंसान को समझाना बहुत मुश्किल काम है, एगो बेवकूफ़ है, एगो ज़्यादा पढ़ा लिखा को। ये दोनों को आप नहीं समझा सकते, वो समझ में नहीं करेगा आपका बात, है ना? वो सीधे आप ही से लड़ना चालू कर देगा। तो कारण ये है कि आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका टाइम खत्म भी हो जाए तो प्लीज इस टाइम को वैल्यू को समझिए। आप लोग क्या कर रहे हो पता हो, ये वाला काम इस दिन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी में ये काम कर रहे हो। सेल्फ स्टडी में रिवीजन नहीं होता है, याद करना नहीं होता है सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी में सेल्फ स्टडी होता है, रिवीजन संडे शनिवार को होता है। 2 दिन आप पकड़ लीजिए तो मालूम चलेगा हम फालतू में हफ्ता टाइम बर्बाद कर रहे थे। एगो चैप्टर में क्या को परिभाषा हो जाएगा बताओ तो, 10 को बहुत हो गया। 10 को परिभाषा तुम बैठ करके नहीं रट लोगे, आराम से 1 घंटा 2 घंटा में रट लोगे, ऑलरेडी बना हुआ कॉपी है। तो सर जी आप कॉपी क्या देख रहे हो, कॉपी में तो बहुत कम लिखवाए हुए। थोड़ा किताब उताब देखो, कुआं से बाहर निकलो, थोड़ा देखो कि हाँ चीजें कैसे काम करती है, थोड़ा कैसे आगे बढ़ेंगे, इन सारी चीजों को देखो। आपने एक चीज नोटिस किया है, आपने ध्यान से, सभी बच्चे को जो भी टॉप करने वाले हो या कुछ सोच रहे हो, जितने बच्चे भी टॉप किए हैं, खैर अभी तो हम पिछले इतने सालों से दे रहे हो कि सब आ गया, वो एनआईटी में चला गया, उसके बाद 2 लड़का आया, वो सब अच्छे जगह पे चला गया। अलोकवा टॉप किया, वो जम्मू कश्मीर में चला गया एनआईटी में। उसके बाद हिमांशु टॉप किया, वो भी अच्छी की तैयारी कर रहा है, वो भी जगह इंजीनियरिंग वगैरह में हुआ, वो अभी गया कि नहीं मुझको आइडिया नहीं है। एक और भी है इंजीनियरिंग में गया। इस साल भी जो बच्चा हुआ वो मान के चलिए एनडीए में चला गया या कहीं और चला गया। तो आपने नोटिस किया, आपको क्या लग रहा है वो बच्चा सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहा था? आप भ्रम में जी रहे हो। वो सिर्फ बोर्ड की तैयारी या मास्टर घोड़े से नहीं बैठा हुआ था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, अपनी क्लास की स्टडी पूरा करने के बाद इस चीज को प्रायोरिटी दे रहा था। घर पे ही बैठकर अपना बुक्स बनाना, ओपन बुक बनाना, कोई ये करना ये करना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको ना मेहनत करना पड़े इसीलिए हम ये वाला काम नहीं कर सकते, तो हम ये वाला काम करते हैं। खाली दूर मास्टर पढ़ा दिया ना, हो गया, सर्जी रिवीजन का हो ही जाएगा। सर जी जिस क्वेश्चन है वीवीआई बोल रहे हैं, एक बार दोबारा 5 मिनट रुक के पूछिएगा, सर आएगा ना, पीछे हट जाएंगे। वो तो सिर्फ वो तो क्लास को, बच्चे लोगों को कॉन्फिडेंस में देना है कि गरीब अमीर जो बच्चा भी आता सब खुश रहे, लग रहा चाहिए कि हम पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कॉपी से तो मैच कर नहीं रहा, तो कम से कम बातों से तो कम से कम कॉन्फिडेंस दे उसको। तो ये सारी चीज़ है, तो आपको क्या करना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है। वीवीआई टीवीआई के ज़रा चक्कर में पड़िएगा ना तो मालूम चलेगा कि लास्ट में जो मास्टर वीवीआई बोला वो खुद पीछे हट जाएगा कि तुम लोग अपना देख लो। और कुछ लोगों को अभी सुनेंगे नहीं कि अभी 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 है ना, हम आपको देंगे। कितना दिन है भाई, 60 दिन है, 30 60 दिन, आप कब दोगे तुम, और अब कब ऑब्जेक्टिव होगा? खाली 10 ऑब्जेक्टिव थमा दीजिएगा तो उससे हो जाएगा, कितना हम रटेंगे। और एगो चीज क्या देखिएगा, जिसको टारगेट नहीं पता होता ना, जिसके हमको पता है गोली मारना है उस पंखा पे, उस पंखा में कोई चीज छुपा हुआ है और हम चारों तरफ गोली चला रहे हैं, और हमको पता नहीं कहाँ है टारगेट, बस गोली चला रहे हैं चारों ओर। और जिसको पता हो तो वो जाता है, गोली मारता है, कहानी खत्म। तो अभी क्या देखिएगा, जिस आदमी को पता नहीं कि सिलेबस में क्या आ रहा है या क्या आने वाला है या क्या क्या टॉपिक है, वो टेस्ट की संख्या बढ़ा देगा, इसलिए क्योंकि कोनो ना कोनो क्वेश्चन लड़ ही जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है भाई। आप बताइए, सबसे कम आपकी क्लास में हम आपको मारे होंगे सुनाने के लिए, शायद हमको उतना फर्क भी नहीं पड़ता है। बट मैं आज भी इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि फिजिक्स का एग्जाम होगा तो तुम जरूर फर्स्ट डिवीजन, तो अभी बिना रिवीजन के भी टॉप से पहुंच सकते हो। क्या भाई मैं इतना कर सकता हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर के, और जब मैं भी रिवीजन वाले मोड पर आऊंगा तब तो खैर वो अलग मैटर होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमको टारगेट पता है, हमने ऑब्जेक्टिव एक एक करके पता है कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड एग्जाम्स का सब कुछ करवा के टॉपिक पर टॉपिक है, तो हमें आप दिक्कत नहीं है। लास्ट में हम 5000 ऑब्जेक्टिव दे देंगे, 3 के बजाय 4 करके डिफ्रेंसिएशन लगा दे तो कहानी खत्म। ब्रोमीन के बजाय क्लोरीन लगा लेगा, छितरा गया कि नहीं, तो नहीं पढ़े थे। तो ऐसी हालात में आपको बहुत दिक्कत होगा। आप कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों कि प्लीज इस रूल को फॉलो कीजिए, 40 40 20। 40 मतलब स्टडी जो आप क्लास में कर रहे हो, होमवर्क। 40% जो आप घर पे कर रहे हो, घर पे कर रहे हो मतलब सर कॉपी नहीं पढ़ रहे हो, सर कॉपी एक बार बस देखना है कि हाँ ऐसे ऐसे सब कुछ तो क्लास में समझ में आ ही गया था। उसके बाद घर पे पढ़िए 40% टाइम, और उसके बाद ये 20% टाइम अपने रिवीजन पे लगाइए, जो आपका 20% टाइम मतलब संडे और सैटरडे, ये 2 दिन लगाइए।
इस तरह से आप बांटिए अपने सिलेबस को, तो कहीं पहुंच पाइएगा। वरना सुबह आइएगा, शाम को जाइएगा, बैग कुर्सी ताखा पे रख दीजिएगा, वापस मोबाइल उठा के बैठिएगा, मैथ बनाइएगा, एक बार कॉपी देखिएगा, वापस आ जाएगा। यही आपका नियम रूटीन बन जाएगा। ठीक है, इसी में आप फंस जाइएगा। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इस रूटीन में आए। एनसीईआरटी वगैरह को पढ़िए, फिर भी एनसीईआरटी बहुत कमजोर चीज है, उससे और आगे आपको पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ नहीं बैठे हो तो 100 दिन का समय है, दीपावली छठ लेकर के संभाल लो, उसके बाद कौन बोलने जाएगा। तुम कहीं बउआओ, कहीं जाओ, किसी गोंजिया कॉलेज में नाम लिखाओ, कौन देखने जाएगा। तो इसलिए ढंग का समय है, अपने आप को सीरियस लो। प्रॉब्लम ये है कि कोई मरीज गया है और मरीज डॉक्टर को कमजोरी बताएगा, तब ना डॉक्टर उसको दवा देगा। और मरीज जबरदस्ती करा कि हमने, हमें कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत है भी नहीं करे, तो डॉक्टर क्या दवा देगा उसको। तो पहले अपनी कमजोरी को पहचानो कि हाँ, हमें ये कमजोरी है, हमको ये दिक्कत है। हमारा मन प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसका लग रहा है कोई दिक्कत ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो जब प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम दवा क्या दोगे उसको। तो पहले आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो कि मेरे साथ ये सारी चीजें ऐसे ऐसे काम कर रही है, एंड दैट्स आफ्टर उसको दवा दो। दवा कहने के मतलब समझ रहे हो कि आप उसको जो चीज कमी है उस चीज को पूरा करो धीरे धीरे। ठीक है, ऐसा बनना स्टार्ट करो, आपको समय लग जाएगा, गारंटी के साथ है कि आप अच्छा करोगे। और रही गई बात हमारी बात, हम आपको कभी भी अननेसेसरी प्रेशर वैसे भी नहीं देने वाले, क्योंकि हमको पता है एक लिमिट से ज़्यादा आपको प्रेस देंगे तो आप टूट जाइएगा। आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने के बजाय भागना चालू कीजिएगा, रटना चालू कीजिएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। वैसा करके कोई कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। क्लास अगर अननेसेसरी कोई बुला रहा है कि इस टाइम आ जाओ, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो करवा देंगे, भागिए उससे। जब हमने तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा दिया, दोबारा क्यों क्लास में जाना उसी चीज के लिए। आप हमको वजह दो ना कि क्यों जाना है उस चीज के लिए। रिवीजन करवाना है तो आप ऑनलाइन आ जाइए, एक मेन मेन क्वेश्चन पकड़ लीजिए कि हाँ, ये चीज मैं रिवीजन कर रहा हूँ। मैंने क्रैश कोर्स आपको करने के लिए बोला, तो क्या मैं उसे पढ़ा रहा हूँ या रिवीजन करवा रहा हूँ, बताइए। ताकि आपको एक रास्ता मिल जाए कि हमको इतना के बजाय इतना पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई का सही सिस्टमेटिक तरीका समझिए और उसी अकॉर्डिंग फोकस कीजिए, आपका रिजल्ट बेहतर आना चाहिए। ठीक है, और अपने आप पे मेहनत कीजिए, क्योंकि सब आदमी का रूटीन अलग अलग है, सबका लाइफ स्टाइल अलग है, सबका जीवन अलग अलग है। तो अपने हिसाब से स्टडी प्लान बनाइए। ठीक है, और 4 घंटे का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ 3 घंटा। मैथ को 3 घंटे के बाद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि मैथ को हमको 2 घंटा देना, तो 1 घंटा वहां बढ़ाइएगा, इसमें नहीं बढ़ाइएगा। ये नहीं कि इधर खसका दीजिएगा उसको। ठीक है, ऐसा काम कीजिए। फिर देखिए आपके अंदर 30 से 40, 30 दिनों का आप टारगेट बना लीजिए, 30 डे, और आप देखिए आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो खैर बच्चे लोग, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था डिस्प्लेसमेंट करंट की चर्चा मैंने आपसे की थी, है ना। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा आज का, वो क्या होगा बउआ। डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट बउआ। डिस्प्लेसमेंट। तो लिखो, तो लिखवाता हूं। डिस्प्लेसमेंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट करंट लिखो, क्या होता है। तो बउआ, एक बेसिक सी बात है, मैंने आपको बोला था कि भैया एक कैपेसिटर है ना। तो कैपेसिटर में 2 करंट दौड़ता है, एक जो तार में दौड़ता है, तो जो तार में दौड़ेगा उसको बोलेंगे आईसी, मतलब कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अच्छा। और एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से जो आता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, तरंग के रूप में, याद है। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, अगर चेंज नहीं होगा तो फिर बातें नहीं होगा, पहले तो चेंज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंज आता है, किसमें चेंज आता है, तो वहां पर एक करंट आता है। क्या आता है बुआ, करंट। उस करंट को क्या बोलते हैं बुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये करंट किस में आता है, कैपेसिटर में आता है। किस में आता है बुआ, कैपेसिटर में। तो लिखिएगा, लिखिएगा। अच्छा, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, अगर इतना बात है ही तो, कैपेसिटर रहता है, तो कभी आपने सोचा है सेमी कंडक्टर को इतना वैल्यू क्यों मिलता है। सब जगह पूरी दुनिया में सेमी कंडक्टर क्यों चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर को सेट कहाँ करते हैं, सेमी कंडक्टर पे, तब ना वहां से तरंग निकलेगा, तो ये तरंग जा करके टीवी को चलाएगा। तो आप समझ में सेमी कंडक्टर को क्यों जरूरत पड़ता है। सेमी कंडक्टर पे ही क्या लगता है बुआ, कैपेसिटर, रेसिस्टर, ये सब लगा करके एगो प्लेट बनाता है। ठीक है, तो लिखिएगा, द करेंट, द करेंट विच इज प्रोड्यूस
द करेंट विच इज प्रोड्यूस इन the current which is produced in capacitor 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 due to variation of electric field variation मतलब बदलाव due to variation of कौन सा field due to variation of electric field due to variation of electric field ठीक है नेक्स्ट अब सवाल है इसका फॉर्मूला क्या है तो जरा सुनिएगा आई का फॉर्मूला बोलिए तो क्या होता है dq बट्टा dt होता है आई बराबर क्या होता है वो dq बट्टा अच्छा अब हमको एक बात बताइए क्यों ठीक अब बताइए पहले फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है तो कॉस को भी हटा देते हैं तो क्या लिखेंगे ये अच्छा आपको याद होगा दो यहाँ पर सीट है दो सीट को एक प्लेट बोल सकते हैं और एक प्लेट के द्वारा आपको इसका मान बताया था सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट याद आया प्लेट के द्वारा गॉस के नियम में सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट तो आप बताइए फाई बराबर क्या होगा तो सिग्मा को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बुआ क्यू बाई एरिया अब बगल में क्या है एप्सिलॉन नॉट तो ए से ए कट जाएगा तो बताइए यहाँ पर फाई बराबर क्या तो बताइए क्यू बराबर क्या आएगा पाई गुने एप्सिलॉन नॉट तो एक बात बताइए आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा डी क्यू बट्टा डी टी आई बराबर क्यू के जगह पे बोलिए क्या होगा पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट और बट्टे क्या है डी टी अच्छा एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ना तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा डी फाई बट्टे डी टी ऑब्जेक्टिव आता है ये सब ठीक है ना तो यहाँ पे एक बात बताता हूँ आपसे इसको कैसे लिखना है तो ये तो मुझे एक्सप्लेन करना हमारे लिए मजबूरी था ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा आपसे और अगर दो नंबरी पूछेगा तो ऐसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है जो पूछा भी जा चुका है तो आपको बस परिभाषा लिखना है ये फॉर्मूला बताना है और सीधे ये लिख देना है और अगर एक्सप्लेन कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं बट आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो ठीक है 2 नंबर आपका हो जाएगा तो जल्दी से काम कीजिए इसे नोट कीजिए तो हाँ 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 पिक्चर अभी बाकी है आराम से कोई दिक्कत नहीं है चौथा दिन क्या लिख दे दिया दे दिए फोर्थ डे का अच्छा तो उसमें डे जैसे चेंज होगा ना तो उसमें अथी चेंज कर देना पन्ना ठीक है हो गया अब बुआ ये किसने दिया था मैक्सवेल किसने दिया था तो मैक्सवेल ने क्या किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर 4 गो फॉर्मूला दिया कितने फॉर्मूला दिया तो उसको बोलते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ ईएमडब्ल्यू क्या बोलते हैं बुआ उसको
अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ ईएम डब्ल्यू। ठीक है, मैक्सवेल लॉ ऑफ ईएम डब्ल्यू। पहला, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा का नाम है, ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक। तीसरा का नाम है फराडे लॉ। फराडे लॉ। ठीक है। चौथा का नाम है वो एम्पियर मैक्सवेल लॉ। चारों के नाम लिख लीजिए, पहला लिख के हेडिंग दीजिएगा। चलो एक एक करके मैं, पहले आप चारों लिख लीजिए, और नहीं वो सब नहीं, सब बोलेंगे तब। ठीक है, चारों लिख लीजिए और पहला लिख के हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, तो पहला देखिए, नहीं फॉर्मूला मैं बोलूंगा तब, ठीक है ना, एक एक करके मैं सब लिखवाऊंगा ना। तो पहला लिख के हेडिंग दीजिएगा, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टेंशन मत लो, हम है ना यहाँ पे। कुछ भी देखो, यहाँ कुछ भी अगर होगा तो पहले हम भागेंगे, तब भागना तुम लोग। ठीक है। वो अब सवाल है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझाइए। देखो, ये सारे फॉर्मूला में एक एक करके मैं समझाता हूँ। आपने पढ़ा होगा फ्लक्स बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, गॉस के नियम में। तो फ्लक्स को लिखने का तरीका क्या होता है, ई इंटू डी है। तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ते हैं, ये पहली बात क्लोज है। देखो परिभाषा ऐसे जो फॉर्मूला से आ जाए, बहुत इजी हो आपके लिए याद रखना, इसे रटने की जरूरत ही ना पड़े आपको। तो क्या करिएगा, क्लोज इंटीग्रेशन। क्या है बुआ, ये इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन। और उसके बाद ये एरिया है, तो इस शब्द को क्या लगाएंगे, क्लोज एरिया इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। द क्लोज एरिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी नियम को क्या बोलते हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक। तो लिखो तो बुआ, लिखिएगा, द क्लोज द क्लोज एरिया द क्लोज एरिया इंटीग्रेशन द क्लोज एरिया इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाला उतार लीजिए पहला। उतार लिए। अब दूसरा हेडिंग दीजिएगा, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। पहले मैंने किए थे ना, इसका फाइव बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कुछ भी नियम नया नहीं है, ये सब पहले वाले नियम के कलेक्शन है बस। ठीक है। हाँ। अब क्या लिखेंगे बुआ, गॉस लॉ
ऑफ मैग्नेटिज्म। अब इसमें क्या होता है, क्लोज है, आपको पता है ना किसी भी मैग्नेट के लिए फ्लक्स 0 होता है, तो फ्लक्स को खाली ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो आप बताइए क्लोज एरिया इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे बुआ? क्लोज एरिया इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो लिखो तो, द क्लोज एरिया इंटीग्रेशन, द क्लोज एरिया इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the closed area integration of magnetic field, of magnetic field, the closed area integration of magnetic field is equal to, is equal to 0, is equal to 0। उतार लीजिए उसको। अच्छा, फराडे के नियम में हम लोगों ने पढ़ रखा था, याद होगा, ईएमएफ बराबर माइनस डी बाई बट्टा डी टी। ईएमएफ को वोल्टेज कहते हैं, क्या कहते हैं? और आपको पता है हमने पढ़ा था ई बराबर डीवी बट्टा डी एल, ई बराबर, तो डीवी बराबर क्या होगा, ई इंटू डी एल। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको वोल्टेज ना लिखकर वोल्टेज को डेराइव करके यहाँ पे लिख सकते हैं ई गुने डी एल, क्योंकि ई गुने ड्यूअल को वोल्टेज ही कहते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे बुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लिखो तो, लिखोगे द क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the closed line integration of electric field, the closed line integration of electric field is equal to, is equal to negative rate of change of, rate of change of magnetic flux, negative rate of change of magnetic flux, negative rate of change of magnetic flux। ठीक है, नेक्स्ट आइए उतार लीजिएगा फॉर्मूला। इसको उतारने के बाद नेक्स्ट आखिरी हेडिंग दीजिएगा। हो गया बच्चों? तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या कहता है सुनिएगा। एम्पियर साहब को पहले क्या लगता था कि सिर्फ एक ही करंट होता है, कन्वेंशनल, लेकिन मैक्सवेल ने क्या बताया, हवा में भी करंट दौड़ता है। तो बोला आप टोटल करंट की बात कीजिए, आप सिंगल करंट की बात क्यों कर रहे हैं? तो बोला कि ठीक है, हम जहां पर आई लिखे थे तो वहां पर एगो आई आप और जोड़ दीजिए, दो प्रकार के आई होता है। ठीक, तो इसने बस इतना किया मैक्सवेल ने, म्यू नॉट, और आई के बजाय लिखा जा सकता है आई कन्वेंशनल प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों करंट का मिक्सर है वहां पर। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पर ये बोल देते हैं, या अगर थोड़ा चाहे तो लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई सी। अच्छा, आप यहाँ फिर से देखिए, क्या चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस म्यू नॉट, और आई डी का मान हमने निकाला है एप्सिलॉन नॉट, और डी फाई बट्टे डी टी, देखिए तो निकाले हुए आई डी का मान। तो बस यही बात हो गया। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछता है कि ये लॉ क्या है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या ये मैक्सवेल का अपना लॉ है? ये पहले चैप्टर से उठा लिया, ये दूसरे से उठा लिया, ये पांचवें से उठा लिया, चौथे से उठा लिया, ये छठे से उठा लिया, चौथे से उठा लिया, और सबको मिलाकर एक कर दिया, बस तो लॉ हो गया। तो ये कुछ नया लॉ नहीं है, सब पुराने वाला ही क्या क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो कोई आपसे पूछेगा एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या है, तो बोलिएगा द क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड टोटल करंट। लिखो तो लिखवाता हूँ, मतलब अगर आपको फॉर्मूला आता है तो परिभाषा भी आ जाएगा। द क्लोज लाइन इंटीग्रेशन
द क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the closed line integration of magnetic field is the closed line integration of magnetic field is equal to product of mu naught and total current. कौन सा करंट? टोटल करंट. म्यू नॉट एंड टोटल करंट, म्यू नॉट एंड टोटल करंट. अब रुक जाओ बउआ, क्वेश्चन जरा देखो तो. मैं जो पूछा हुआ है क्वेश्चन एक बार मैं आपको खाली दिखा दूं हल्का सा, ठीक है ना. देखिए पहला क्वेश्चन देखिए तो बउआ, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला इसमें से कौन है? तो बी नंबर पर है ना आप लोग आईडी बराबर. आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को. फिर हाँ, करंट, किसी भी तरह का करंट का ऐसे मात्रक कौन होगा इसमें से, बोले कौन होगा बुआ? एम्पियर. सातवां नंबर देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कौन प्रोड्यूस करता है? कौन सा? एक्सेलरेटेड चार्ज. अच्छा, 2020-2022 क्वेश्चन पर ये 10वां नंबर. वेव का नेचर क्या होता है? ट्रांसवर्स. बेसिक से है, ठीक है. अच्छा, अब अगला है 2023 से पूछा हुआ है, फेज डिफरेंस कितना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का? जीरो. कितना है हुआ? जीरो. पॉइंट्स में हम लोग ने लिखा है 2015, 17, 19, 21 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या है ट्रांसमिट करने का? देख के बताइए कौन सा होगा? डी नंबर. सी कहाँ से हो जाएगा? डी. ई ना पहले होता है, ई क्रॉस बी ना ऐसे बताए थे आपको, हो गया. अब वो देखिएगा आगे, अब तक इस पे और बाकी से बातें होगी, लेकिन अभी जरा सा एक बस 2 नंबरी देख लीजिए, क्या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं? देखो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या अगला क्वेश्चन पढ़िए, 2019, 20, 22, 24, 26, सॉरी 26 पढ़िए तो हुआ. डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल्सो राइट इट्स प्रॉपर्टीज. 2 नंबर में नहीं हो जाएगा? वेव लिख करके 3-4 को लिख दीजिएगा, बहुत हो गया, ठीक है. अगला देखिए क्या लिखा हुआ तीसरा में, मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, सबके डेफिनेशंस लिखिए चारों के, हो जाएगा. तो बस इतना ही क्वेश्चन सब था. तो हाँ बच्चे लोग, मैं बता दूं कि कल हमारा तबीयत खराब रहेगा, ठीक है. तो हम लोग, हाँ तो इसलिए कल नहीं आई है, कल छुट्टी रहेगा, परसों से वापस क्लास चलेगी, ठीक है ना. जाइए सब लोग, कल तबीयत खराब है ना हमारा.